हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जीवों में जनन। इससे पहले हमने पढ़ लिया था अलैंगिक जनन के बारे में। फिर हमने अपना टॉपिक किया था क्या, पौधों में किस प्रकार से जनन होगा। आज हमारा टॉपिक क्या है, मानव में जनन। यानी कि जो मानव है उसके अंदर जनन में कैसी प्रोसेस रहेगी, नर जनन मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्या, मानव में जनन तंत्र। देखो, हमने पढ़ना है क्या, मानव में लैंगिक जनन। हमें पता है कि लैंगिक जनन के लिए क्या क्या चाहिए, दो जनक चाहिए, दो जनकों की भागीदारी होगी, दो जनकों की भागीदारी होगी, यानी कि दो जनक होंगे। और इसमें किसका निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण। इसमें क्या होगा, युग्मक का क्या होगा, निर्माण। ठीक है, और इसके कारण क्या आएंगी, भिन्नताएं। क्या आएंगी, भिन्नताएं आएंगी। ये सारी खास बातें हैं किसकी, लैंगिक जनन की। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में जो लैंगिक जनन होगा, यानी कि जो चेंजेस, जो परिवर्तन आएंगे, वो कब आएंगे, यौवनारंभ में। जनन ऊतकों का परिपक्व होना कब होगा, यौवनारंभ के अंदर। यौवन क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। तब जो जनन ऊतक हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, परिपक्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब लैंगिक जनन है क्या, दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, यानी कि नर व मादा। ठीक है, दो जनक मिल जाएंगे, बाहरी तो और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संभव। अब इन दोनों में क्या होगा, निषेचन। ये निषेचन दो प्रकार से हो सकता है, बाह्य निषेचन भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, आंतरिक। दोनों प्रकार से हो सकता है। इसको हम आगे क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोला जाएगा, जनन तंत्र। जिसे क्या बोला जाएगा, जनन तंत्र। तो नर के लिए क्या मिलेगा हमें, नर जनन तंत्र। और मादा के लिए क्या मिलेगा हमें, मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र और क्या मिल जाएगा, मादा जनन तंत्र मिल जाएगा। अब जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, जनन तंत्र। यही हमने पढ़ा कि जनन तंत्र के द्वारा क्या बनेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इन जनन तंत्र के अंदर क्या होंगे, जनन अंग। तंत्र के अंदर हमें क्या मिलने वाले हैं, जनन अंग। और इस अंग से क्या बनेंगे, युग्मक। इन अंग से क्या बनने वाले हैं, युग्मक। और इनके संलयन से क्या होगा, निषेचन। ठीक है, तो ये सारी क्रिया होने वाली है क्या, नर जनन तंत्र के अंदर। अब नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है क्या, नर जनन तंत्र। कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर ये भाग दिया हुआ है, ये इसका भाग क्या होएगा, ये इसका भाग दिया हुआ है, ये इसका भाग क्या होगा, शीशन। जिसे हमने क्या नाम दे दिया, शीशन। इस शीशन के द्वारा क्या होगा, एक अंदर की तरफ से पाइप निकलेगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, मूत्र मार्ग। और इसी के द्वारा किसका स्रावन होगा, शुक्राणु का। ठीक है, यहाँ पर एक नलिका दी हुई है, जिसे हमने क्या बोला है, शुक्र वाहिका। तो ये हमें दिया हुआ है, किसका चित्र दिया हुआ है हमें, ये नर जनन तंत्र का दिया हुआ है। ये इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वृषण, जिसके अंदर किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। वृषण को चारों तरफ से घेरने के लिए हमें क्या मिलता है, वृषण कोश। क्या मिलेगा, वृषण कोश। और वृषण कोश को आगे की तरफ एक ट्यूब मिलेगी हमें, जो इसको क्या करेगी, पकड़े रखेगी। इस ट्यूब को हमने क्या बोल दिया,
एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। आगे ये क्या आगे इसकी शुक्रवाहिका आगे, और ये आगे की तरफ किस में खुलेगी आगे, ये मूत्रवाहिनी में। इसके द्वारा क्या होएगा, जितने भी शुक्राणु हैं उन्हें क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाएगा। तो नर जनन तंत्र के अंदर मूत्र और शुक्राणु एक कॉमन मार्ग द्वारा गुजरते हैं। इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक ही मार्ग हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, मादा जनन तंत्र। ये हमें क्या दिया हुआ है, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में हमें क्या मिलती है, एक जोड़ी। ये एक जोड़ी हमें क्या मिलती है, अंडाशय। ये हमें एक जोड़ी क्या मिलेगा, अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। इसको पकड़ने के लिए, अंडाशय को पकड़ने के लिए एक क्या आ रही है, ट्यूब आ रही है। इसको पकड़ने के लिए हमारे पास क्या आ रही है, एक ट्यूब आ रही है। इस ट्यूब को हमने क्या बोल दिया, अंडवाहिनी। इसे हमने क्या बोल दिया, अंडवाहिनी। और ये अंडवाहिनी का जो बीच वाला भाग है, उल्टी नाशपति का आकार का बोला जाता है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, गर्भाशय। जिसे हमने क्या नाम दे दिया, गर्भाशय नाम दे दिया। अब ये वाले भाग को हमने क्या नाम दिया, योनि। और ये इसका भाग कौन सा हो जाएगा, ग्रीवा। तो ये दिया हुआ है हमें किसका चित्र, मादा जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र अलग होगा और मादा जनन तंत्र क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है हमें क्या, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर जो जनन कोशिका है वो क्या होएगी, शुक्राणु। ठीक है। अब इस शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, वृषण में। अब नर में एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं। कितने मिलेंगे, एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं। और जो कहाँ रहेंगे, वृषण कोश में। जो कहाँ रहेंगे, वृषण कोश में। और ये जो वृषण कोश है वो हमेशा कहाँ रहेगी, उदर गुहा से बाहर। ये हमें क्या दिया हुआ है, वृषण। ये हमें क्या दिया हुआ है, वृषण। ये दिया हुआ है हमें क्या, वृषण। इसके बाहर एक सैक या बैग जैसी स्ट्रक्चर होगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, वृषण कोश। ये वृषण कोश और ये क्या हो जाएगा, वृषण। इस वृषण के अंदर किसका निर्माण होगा, इस वृषण के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का। किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का। अब ये जो वृषण कोश है ये उदर गुहा से बाहर होगा। क्यों, क्योंकि शुक्राणुओं को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है। अब इन्होंने कहा कि हमारे शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो वृषण कोश है वो नर मादा तंत्र में क्या होगा, उदर गुहा से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होंगे क्या, शुक्राणु। क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, कम तापमान। किससे कम तापमान, शरीर से। शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। शरीर से क्या होगी, कम तापमान की क्या होगी, आवश्यकता होती है। शरीर से कम तापमान की क्या मिलेगी, आवश्यकता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है नर जनन तंत्र की पूरी संरचना। ये दिया हुआ है हमें क्या, वृषण। ठीक है। ये हमें क्या दिए हुए हैं, एक जोड़ी क्या दिए हुए हैं हमें, वृषण। एक जोड़ी क्या दिए हुए हैं, वृषण दिए हुए हैं। क्या मिलेंगे, एक जोड़ी वृषण। अब वृषण चारों तरफ से बंद रहेंगे किसके अंदर, ये इसके चारों तरफ क्या मिलेगा, हमें एक कवर मिलेगा।
जिसे हमने क्या बोल दिया, वृषण कोश, जिसे हमने क्या बोल दिया, वृषण कोश, जिसे हमने क्या बोल दिया, वृषण कोश, जिसे हमने क्या बोल दिया, वृषण कोश बोल दिया। अब इसके बाहर एक कोमा जैसी क्या मिलेगी, ट्यूब मिलेगी, इसके बाहर एक कोमा जैसी संरचना मिलेगी, ट्यूब मिलेगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, अधिवृषण, जिसे हमने क्या बोल दिया, अधिवृषण। अब ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्या बनाएगी, एक ट्यूब बनाएगी। इस ट्यूब को हमने क्या नाम दे दिया, शुक्रवाहिका, इसे हमने क्या नाम दे दिया, शुक्रवाहिका नाम दे दिया। ये शुक्रवाहिका किसके चारों तरफ घूमती है, हमारे मूत्राशय के चारों तरफ घूम कर क्या करेगी, इस मूत्र मार्ग वाली जो ट्यूब है मूत्राशय वाली, इसके अंदर क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का। इसके अंदर क्या बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं। ये शुक्राणु इस शुक्रवाहिनी से किस में आ गए, मूत्र मार्ग वाले रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये इसका जो फूला हुआ भाग दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसका शीशन, ये इसका क्या दिया हुआ है, शीशन भाग दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इसका क्या हो जाएगा, यहीं पर इसका क्या दिया हुआ है, ये इसकी क्या दी हुई है हमें, मूत्रवाहिनी, ये क्या दी हुई है इसकी कंबाइनली मूत्रवाहिनी। तो इस मूत्रवाहिनी के द्वारा क्या हो जाएगा, सारे शुक्राणुओं को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसके अंदर ग्रंथि मिलेगी, कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसके द्वारा, शीशन के द्वारा क्या आएगा, मूत्र मार्ग और शुक्राणु का एक कॉमन होगा मार्ग, मूत्र प्लस शुक्राणु, दोनों के लिए क्या मिलेगा, मूत्र मार्ग मिलेगा। दोनों के लिए कॉमन क्या मिलने वाला है, हमें मूत्र मार्ग मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नर जनन तंत्र है, नर के अंदर क्या निकलेगा, हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा स्रावित होएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। अब जितने भी नर के अंदर जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, जैसे आवाज का भारी होना, शरीर पर क्या आएगा, बालों की संख्या का अधिक होना, ये सब किसके कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। अब वृषण द्वारा उत्पादन एवं स्त्रवन होता है, कौन स्त्रावन करेगा, वृषण, और वृषण के द्वारा क्या बनते हैं हमारे पास, शुक्राणु, और एक हार्मोन स्रावित हो रहा है जिसे हमने क्या बोल दिया, टेस्टोस्टेरोन। यौवनावस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन करता है, यही करता है टेस्टोस्टेरोन। अब शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा, जो शुक्राणु है उनको बाहर कौन निकालती है, शुक्रवाहिका द्वारा। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है, और यह भी मैंने बताया था कि शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। यानी कि मूत्र मार्ग क्या होएगा, इनमें कॉमन है, मूत्र मार्ग से शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं, और मूत्र मार्ग से मूत्र भी क्या होएगा, बाहर निकलता है। और जितना भी ये नियंत्रण होगा, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण होंगे, वो कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये कौन स्त्रावन करेगा, वृषण, और वृषण से ही किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। अब इसके अंदर क्या मिलेंगी, हमें ग्रंथियां मिलती हैं, प्रोस्टेट और शुक्राशय। प्रोस्टेट और शुक्राशय द्वारा स्त्रावन में, अब प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ये तीनों किसका निर्माण करती हैं, सीमन का। किसका निर्माण करेंगे, सीमन का। जब शुक्राणु के साथ क्या बाहर निकलेगा, सीमन। तो सीमन क्या है, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तरल
तरल माध्यम में आ जाते हैं, इन्हें स्थानांतरण में मदद मिलती है और क्या करते हैं, ये पोषण प्रदान करते हैं किसको, शुक्राणु को। यानी कि सीमन के अंदर क्या होता है, पोषण, और ये पोषण किसको मिलता है, शुक्राणु को। तो प्रोस्टेट और शुक्राशय द्वारा स्त्रावन से शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं और इन्हें स्थानांतरण में मदद मिलती है और क्या मिलता है, इन्हें पोषण मिलता है। क्लियर के नर जनन तंत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां मिल रही हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां किसका निर्माण करती हैं, सीमन का निर्माण करेंगी और सीमन के द्वारा ही शुक्राणुओं को गतिशीलता मिलती है, प्लस पोषक पदार्थ मिलते हैं और एक माध्यम मिल जाता है जिसके कारण शुक्राणु गति कर सके। शुक्राणु में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। हमें पता है शुक्राणु के अंदर क्या मिलेगा, अनुवांशिक पदार्थ। शुक्राणु में पूंछ इसे गमन करने में सहायता करती है। अगर हम शुक्राणु का चित्र देखें तो हमें मिल गया शुक्राणु। सॉरी, या क्या हमारे पास किसका, शुक्राणु। अब शुक्राणु के बीच में हमें क्या मिलेगा, केंद्र। एक इसके ऊपर क्या, ये टोपी नुमा संरचना होती है जिसे बोला जाता है क्या, एक्रोसोम। ठीक है, अब हमने देखा किसकी संरचना, शुक्राणु की। अब ये शुक्राणु का तो कैसा भाग हो गया, शीर्ष भाग, इसे हमने क्या बोल दिया, शीर्ष भाग। शुक्राणु का कैसा भाग मिल रहा है हमें, शीर्ष भाग। अब ये वाला भाग इसका क्या मिल जाएगा हमें, ग्रीवा। ठीक है, फिर हमें इसकी क्या मिल जाएगी, ग्रीवा। ये शीर्ष भाग हो गया, फिर हमें क्या मिल जाएगी, ग्रीवा मिल जाएगी। ग्रीवा के बाद इसका हमें क्या मिलेगा, मध्याखंड। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा, इसका मध्याखंड मिल गया, ये मध्याखंड चल रहा है। और एंड में हमें क्या मिलेगी, इसकी पूंछ। तो इसके कितने भाग हो गए, एक इसका शीर्ष भाग, दूसरा इसकी ग्रीवा, तीसरा इसका मध्याखंड और चौथा क्या जाएगा, इसकी पूंछ भाग। चौथा भाग क्या मिल जाएगा हमें, इसका पूंछ भाग मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या कि शीर्ष भाग में, जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग में क्या मिलेगा, केंद्रक युक्त क्या मिलेगा, गुणसूत्रीय पदार्थ, यानी कि अनुवांशिकी पदार्थ, गुणसूत्र उपस्थित होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या मिलेगी, एक टोपी जैसी संरचना मिलेगी। ये क्या मिलेगी हमें, एक टोपी जैसी क्या मिलेगी, संरचना मिलेगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम। जिसे हमने क्या बोल दिया, अग्रपिंडक बोल दिया। इसके ऊपर क्या होगी, एक झिल्ली मिलेगी हमें। ठीक है, जीव द्रव की क्या मिलेगी हमें, प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि जीव द्रव्य कला, यानी कि क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि क्या मिलेगी, झिल्ली मिलने वाली है। अब ये जो मध्य भाग है, मध्य भाग में हमें क्या मिलेगा, मध्य भाग में हमें मिलने वाला है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके मध्य भाग में हमें क्या मिलने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा, इसे क्या देना, ऊर्जा देना, ताकि जो स्पर्म है वो बहुत तेजी से क्या कर सके, गति कर सके। ठीक है, और लास्ट में क्या मिलेगी, पूंछ मिलेगी। तो ये पूरी संरचना होगी हमें किसकी, शुक्राणु का, शुक्राणु की संरचना, जिसको कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्यखंड और चौथा क्या हो जाएगा, पूंछ वाला भाग हो जाएगा। जो
आगे वाला जो शीर्ष भाग है वहां पर क्या मिलेगा हमें, केंद्रक, जिसके अंदर क्या होगा, इसका अनुवांशिक पदार्थ यानी कि गुणसूत्र होगा। फिर जो मध्य भाग है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो इसको ऊर्जा प्रदान करेगा। और लास्ट भाग हमें क्या मिल जाएगा, इसकी पूंछ मिल जाएगी। अब आया हमारे पास क्या, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में हमें क्या मिलेगी, अंड कोशिका मेन होती है। तो किसका निर्माण किस में होगा, अंडाशय में। यानी कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होता है, एक जोड़ी क्या होएगा, अंडाशय मिलेगा। इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होएगा, अंड कोशिका का। अब जो नर था वहां पर, यानी कि जो लड़का था उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण कब होगा, उसकी यौवनावस्था में प्रारंभ होगा। लेकिन जो लड़की है उसके जन्म पर ही, जब उसका जन्म होगा यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में होगी, तभी उसकी जो शरीर है वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, अंडाशय से अंडों का निर्माण क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो लड़की के जन्म पर अंडाशय में क्या होता है, अंडे उपस्थित होते हैं, लेकिन वो अंडे कैसे होंगे, अपरिपक्व होंगे। कैसे होंगे, अपरिपक्व अंडे उपस्थित होंगे। अब जैसे ही यौवनावस्था आएगी तो ये अंडे क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। और हर महीने एक अंडा क्या हो जाएगा, परिपक्व होकर क्या करेगा, उत्सर्जित होगा। प्रत्येक माह क्या होगा, एक अंडा क्या होगा, परिपक्व होगा और शरीर से बाहर क्या होगा, उत्सर्जित होगा। अब देखते हैं कि मादा जनन तंत्र में क्या होगा कि हमें एक जोड़ी तो क्या मिल रहे हैं, ये एक जोड़ी तो हमें क्या दिया हुआ है, अंडाशय। ये एक जोड़ी क्या दिया हुआ है, अंडाशय दिया हुआ है। इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। इसको पकड़ने के लिए हमें क्या मिल रही है, एक ट्यूब। इसको पकड़ने के लिए हमें क्या मिल रही है, एक ट्यूब मिल रही है। इस ट्यूब को हमने क्या नाम दिया, इस ट्यूब को हमने क्या नाम दिया हुआ है, अंडवाहिनी, या फिर इसे क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब, जो इसको पकड़े रखेगी। अब यहां से ये जो अंडाणु था वो किस में आ जाएगा, परिपक्व होकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद क्या होगा, इसका ये जो भाग होगा जो उल्टा नाशपति के आकार का दिखाई देता है, इसे हमने क्या बोल दिया, गर्भाशय। ये कैसा होता है, उल्टा नाशपति के आकार का, जिसे बोला जाएगा क्या, पियर शेप, इनवर्टेड पियर शेप, उल्टा नाशपति के आकार का मिलेगा। मिल गया। अब ये आगे की तरफ क्या होएगा, जो इसका खुला हुआ भाग होगा नीचे की तरफ, ये वाला, इस भाग को हमने क्या बोल दिया, योनि बोल दिया। तो गर्भाशय के नीचे वाला जो भाग होगा उसे हमने क्या बोला, ग्रीवा। और सबसे एंड वाला भाग जो मिलेगा हमें, उसे हमने क्या बोल दिया, योनि। अब होगा क्या आगे, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र द्वारा किसका निर्माण हुआ, नर जनन तंत्र में क्या था, वृषण। और वृषण से किसका निर्माण हुआ था, शुक्राणु का। अब और मादा में किसका निर्माण हो गया, अंडाणु का। मादा में किसका निर्माण हो गया, अंडाणु का। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, नेक्स्ट प्रोसेस होगी कि ये जो शुक्राणु है वो कहाँ जाएगा, मादा की योनि से किस में जाएगा, मादा की योनि से किस में जाएगा, इसकी फैलोपियन ट्यूब में। किस में गया, इसकी फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब में जाके इस अंडाणु को क्या कर देगा, निषेचित कर देगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुक्राणु, और शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होनी स्टार्ट हो जाएगी, निषेचन। यहाँ पर क्या होगी, निषेचन। यानी कि जो निषेचन है
वो कहाँ मिलेगा? वो होगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? अंडाशय से अंडाणु आएगा और योनि से क्या आएगा? शुक्राणु। और फैलोपियन ट्यूब में दोनों क्या कर जाएंगे? एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और वहां कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी? निषेचन। यानी कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब इन्होंने क्या कहा? अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। अब यहाँ पर क्या हो गया? निषेचन। निषेचन के बाद क्या बन जाएगा? युग्मनज बनना स्टार्ट होगा। तो वो कहाँ एम्बेडेड, कहाँ धस जाएगा? यहाँ पर गर्भाशय में। यानी कि ये जो बना है हमारे पास युग्मनज, युग्मनज का गर्भाशय में, युग्मनज का गर्भाशय में क्या हो जाएगा? गर्भाशय में स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? गर्भाशय में क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। तो इन्होंने क्या किया? गर्भाशय की दोनों अंडवाहिनियों के संयुक्त होने से बनी एक लचीली थैलीनुमा संरचना होती है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय, ये रहा गर्भाशय, ये गर्भाशय क्या होगा? ग्रीवा द्वारा किस में खुलेगा? योनि में खुलता है। अब कौन सी प्रक्रिया हुई? निषेचन। तथा निषेचन के बाद की प्रक्रियाएं देखते हैं हम। मैथुन के द्वारा शुक्राणु का योनि के मार्ग में स्थानांतरण हुआ। शुक्राणु मैंने बताया था कहाँ जाएंगे? अंडवाहिनी तक जाएंगे और अंड कोशिका से संयोजन यानी कि क्या हो जाएगा? निषेचन। अब शुक्राणु और क्या मिल गए? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु मिले, इनके बीच में क्या हुआ? निषेचन। और निषेचन से क्या बना? युग्मनज। किसका निर्माण हो गया? युग्मनज का। शुक्राणु कैसा था? अगुणित। अंडाणु कैसा था? अगुणित। जो युग्मनज बनेगा वो कैसा बनेगा? द्विगुणित। और इस युग्मनज से आगे किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का। तो निषेचित अंडे में फिर विभाजन स्टार्ट होएगा और विभाजन से किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, ये आपको दिया हुआ है कैसी प्रक्रिया? निषेचन। ये हमें क्या दिया हुआ है? पहले निषेचन हो रहा है, पहले निषेचन हो रहा है। ये हमें क्या दिया हुआ है? अंडाणु। ये किसकी संरचना दी हुई है हमें? अंडाणु का केंद्रक दिया हुआ है। ठीक है। और इसको निषेचित करने के लिए कौन आ रहे हैं? इसको निषेचित करने के लिए ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास? शुक्राणु। तो शुक्राणु कहाँ जा रहे हैं? अंडाणु की तरफ। अब दोनों क्या हो जाएंगे? इसका केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक, दोनों केंद्रक आपस में क्या हो जाएंगे? निषेचित हो जाएंगे। तो क्या कर जाएंगे यहाँ पर? फ्यूजन, यानी कि दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संलयन। यानी कि दोनों के केंद्र का क्या हो जाएगा? संलयन, जिससे क्या बन जाएगा? युग्मनज। यानी कि ये भी n था और ये भी n था, दोनों से क्या बन जाएगा? 2n। तो युग्मनज कैसा बनेगा हमारे पास? 2n, यानी कि द्विगुणित। कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और इनके केंद्रक कैसे हैं? अगुणित। केंद्रक कैसे थे? अगुणित। और अगुणित से क्या बन गया? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो गया। अब जो हमने बनाया निषेचन, निषेचन से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज के अंदर क्या हुआ? विभाजन। विभाजन से क्या बन गया? भ्रूण बन गया। ये भ्रूण किसके अंदर पड़ा है? मादा के गर्भाशय में। भ्रूण किसके अंदर पड़ा है? मादा के गर्भाशय में। अब भ्रूण और मादा, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या मिल रही है? प्लेसेंटा मिल रही है। प्लेसेंटा क्या है? माँ को भ्रूण से, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? अपरा। जिसे हमने क्या बोला है? अपरा। जिसे हमने क्या बोला? अपरा या प्लेसेंटा। तो माँ को भ्रूण से जोड़ने का कार्य करती है कौन? प्लेसेंटा।
गर्भाशय की भित्ति से धसी तस्तरी नुमा संरचना होती है। जो मादा है उसके गर्भाशय में धसी हुई होती है, मादा के गर्भाशय की भित्ति से धसी तस्तरी नुमा संरचना। इसका काम क्या होता है, हमें पता है कि जो माता है जो खाना खाएगी वही खाना किसको लगेगा, भ्रूण को लगेगा। यानी कि मादा के खाए गए जितने भी पोषक तत्व हैं वो विसरण द्वारा क्या कर जाएंगे, भ्रूण के शरीर में पहुंच जाएंगे। तो भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन सभी का कार्य कौन करेगा, प्लेसेंटा द्वारा होगा। सभी का कार्य कौन करेगा, ये प्लेसेंटा करती है। सभी कौन करेगी, प्लेसेंटा। या प्लेसेंटा को हमने क्या नाम दिया, अपरा। ये देखिए इतना सुंदर डायग्राम जिससे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, ये मादा का क्या हो जाएगा, गर्भाशय। ये मादा के गर्भाशय के अंदर क्या है, शिशु। अब इसके अंदर ये जो ट्यूब हमें दिख रही है जो जुड़ी हुई है, ये क्या हो जाएगी, अपरा। अब ये पूरी डायग्राम से दी हुई है हमें अपरा कैसी है। अब इसका काम क्या होगा, शिशु तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन का क्या करवाना, प्रवाह करवाना, और शिशु से अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना, बाहर प्रवाहित कर देना। इसके अंदर जिसे हमने क्या बोल दिया, गर्भनाल, इसके अंदर क्या आएगी, धमनियां और नसें होती हैं। तो इससे अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो शिशु है वो मादा के गर्भाशय के अंदर मदर से यानी कि अपनी माता से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, अपरा के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि अपरा को ही हमने क्या बोला, प्लेसेंटा। क्या बोला, प्लेसेंटा। अब हमें पता है कि मादा के जो शरीर है उसकी प्रत्येक अंडाशय से अंडाणु, हर महीने एक अंडाणु बनता है। हमें पता है कि क्या होगा, अंडाशय है, अंडाशय से किसका निर्माण हुआ, अंडाणु का। किसका निर्माण हुआ, अंडाणु का। और अंडाणु क्या होगा, प्रत्येक माह एक अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि एग का निर्माण होता है। अगर इसके पास आ जाए शुक्राणु तब तो क्या हो जाएगा, निषेचन, ठीक है, तब तो निषेचन हो गया। फिर क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज बन गया तो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। अगर निषेचन नहीं हुआ, अगर हम कहें कि निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर, जिसके कारण किसका स्त्रावण होगा, रक्त स्रावित होगा। जिसके कारण क्या होगा, रक्त स्रावित होगा, जिसे हमने क्या बोल दिया, रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव। जिसे हमने क्या बोल दिया, रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव। देखते हैं अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर, ये एक दिया हुआ है कि अगर निषेचन नहीं होने पर 1 दिन तक ही जीवित रहेगा। गर्भाशय की अंतः भित्ति क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रक्तस्राव, जिसके कारण रक्त और म्यूकस के रूप में क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर स्त्रावन होगा, जिसे हमने क्या बोल दिया, रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव। अब इस चक्र में लगभग क्या लगता है, 1 माह का समय लगता है, लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और इसकी अवधि कितनी होती है, 2 से 5 दिन तक। यानी कि जो रक्तस्राव होगा, रक्तस्राव 2 से 5 दिन तक होता है, 2 से 5 दिन तक होता है। अब हमें दिया हुआ है जनन स्वास्थ्य, यानी कि जो स्वास्थ्य है वो कैसे स्वस्थ रहे और किससे संबंधित, जनन से। अब इन्होंने कहा कि अगर जनन होता है और उससे होने वाली समस्याएं यानी कि उससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो यौन संचरित जैसे हमें दिया हुआ है सिफिलिस, गोनोरिया जो जीवाणु से होगा। सिफिलिस गोनोरिया ये किससे हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है।
HIV वायरस है एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? एड्स। कैसी है? वायरस जनित। को रोकने के लिए कॉन्डम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जनन में उससे पहले किसका यूज करेंगे? कॉन्डम का, जिसके कारण ये इन बीमारियों को फैलने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। फिर गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग, परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगर किसी को कोई निषेचन के बाद कोई क्या होगी, कोई फीमेल है वो क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं रखना चाहते तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? इन गोलियों का, यानी कि पिल्स का। ये गोलियां, ये जो दवाइयां हैं, इनको खाने से क्या हो सकता है? गर्भधारण को रोका जा सकता है, लेकिन जो शरीर है उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो हार्मोन है उनका जो परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। गर्भाशय में गर्भधारण रोकने हेतु क्या यूज किया जाता है? लूप, जिसे हमने क्या बोल दिया? कॉपर टी। परंतु गर्भाशय की उत्तेजन से विपरीत प्रभाव भी संभव है। अगर कोई बच्चों को यानी कि गर्भधारण नहीं करना चाहते तो जो मादा है वो अपने गर्भाशय में किसका उपयोग कर सकते हैं? कॉपर टी का। गर्भधारण को रोकने के लिए एक लूप का उपयोग किया जाएगा जो किसका बना होता है? कॉपर का, जिसे हमने क्या बोल दिया? कॉपर टी। बट इसका क्या पड़ेगा? शरीर पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। अब ये तो बात होगी मादा में हमने की। अब पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध करने हेतु शुक्राणु को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। अब हमें पता लगा कि वृषण, वृषण से क्या बने? शुक्राणु। शुक्राणु किस में गए? एपिडिडाइमिस में गए। एपिडिडाइमस में गए। एपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण, जिसे क्या बोला? अधिवृषण। इससे शुक्राणु किस में जाएंगे? अधिवृषण। अधिवृषण से किस में जाएंगे? शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका से किस में जाएंगे? मूत्र नलिका में, और क्या हो जाएंगे? बाहर उत्सर्जित। अब इन्होंने कहा कि पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को, यानी कि यहां तक शुक्राणु को आने से रोक दिया जाए तो शुक्राणु बाहर नहीं जा पाएंगे, है ना? तो अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु आगे की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो हमने किसको कट करना पड़ेगा फिर? शुक्र वाहिका को। शुक्र वाहिका को क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसको काट दिया जाएगा, जिसके कारण जो शुक्राणु है वो यहाँ तक उत्सर्जित ना हो पाए। तो इस कारण क्या कर सकते हैं कि अगर महिला का गर्भ धारण होने से रोका जा सकता है। ये तो पुरुषों की बात होगी। अब इन्होंने कहा कि महिलाओं में क्या होगा? महिलाओं में फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर देंगे। हमें पता है कि अंडाशय, अंडाशय से अंडाशय से क्या बने? अंडाणु। ये अंडाणु किस में आएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में आकर ये निषेचित होते हैं और उसके बाद किस में जाएंगे? गर्भाशय में। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब को रोक दें तो ये अंडाणु आगे की तरफ नहीं जाएंगे। तो महिलाओं में तो किसको अवरुद्ध कर दिया जाएगा? फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके गर्भाशय तक जाने से रोका जा सकता है। और पुरुष में क्या कर देंगे? शुक्र वाहिका को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। और महिला में किसको कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे। अब ये तो हमें दिया हुआ है क्या? प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड दी हुई है। ये हमें क्या दिया हुआ है? इसका प्लेसेंटा दिया हुआ है, जहाँ से बच्चा क्या होगा? मादा के गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। फिर ये जो कॉर्ड निकल रही है, यानी कि जो गर्भनाल निकल रही है, इसे हमने क्या बोल दिया? गर्भनाल। ये प्लेसेंटा यानी कि अपरा होगी, जो गर्भाशय में धसी होगी। माता के गर्भाशय के अंदर जो धसी होगी वो हमारे पास क्या होगी? प्लेसेंटा अपरा होगी। फिर ये जो गर्भनाल होगी, ये जो जुड़ी होगी, ये क्या हो जाएगी? अम्बिलिकल कॉर्ड हो जाएगी। फिर गर्भाशय हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? शिशु, जिसके अंदर है ये क्या हो जाएगा? गर्भाशय। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये अपरा है, आगे गर्भनाल है, फिर हमें क्या मिल रहा है? शिशु मिल रहा है। और किसके अंदर है शिशु? गर्भाशय में।
नेक्स्ट देखिए, अब हमें दिया हुआ है क्या, ट्यूबेक्टमी और वासेक्टमी। ट्यूबेक्टमी किसके अंदर, नर में। नर में क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है इसका, वृषण, ये क्या दिया हुआ है इसका, वृषण। वृषण में क्या बनते हैं, हमें पता है वृषण में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। वृषण में क्या बन रहे हैं, शुक्राणु। वृषण में क्या बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं। अब ये शुक्राणु इस शुक्र वाहिका में जा रहे हैं, ये क्या दी हुई है इसकी, शुक्र वाहिका। अब ये शुक्राणु किसके अंदर जाएंगे, शुक्र वाहिनी में। तो इसको यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, ताकि शुक्राणु ऊपर की तरफ ना जा सके, ठीक है। और वैसे ही मादा में क्या किया इन्होंने, मादा के अंदर ये क्या आ गई इसके, अंडाशय, ये इसका क्या आ गया, अंडाशय। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंड का। और अंड किस में जाएगा, इस ट्यूब में जाएगा। इस ट्यूब को हमने क्या नाम दिया था, फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम दिया था, फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ताकि ये आगे की तरफ ना जा सके। इसे हमने क्या बोल दिया, सॉरी, ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया, वासेक्टमी। वासेक्टमी। और इसे हमने क्या बोल दिया, ट्यूबेक्टमी। इसे हमने क्या बोल दिया, ट्यूबेक्टमी। किस में मिलेगी, मादा में। और वासेक्टमी किस में मिलेगी, हमें नर के अंदर। तो इस प्रकार क्या किया जा सकता है, गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। फाइनली हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसी तरह अच्छे से पूरे डिटेल में विद डायग्राम के साथ पढ़ने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।